एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पॉलिटिक्स एंड वर्ल्ड। आज हम कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स बुक का चैप्टर 3 कंटेम्प्रेरी साउथ एशिया चैप्टर का पार्ट 2 पढ़ने जा रहे हैं। पार्ट 1 का वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है, कि पार्ट 2 है। यहाँ पर हम कंटिन्यू करेंगे आगे का चैप्टर। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। इंडिया पाकिस्तान कॉन्फ्लिक्ट्स। तो अब हम बात कर लेते हैं इंडिया और पाकिस्तान के बीच में कौन कौन से टॉपिक्स पर कॉन्फ्लिक्ट्स रहा है। तो बेसिकली 1947-48 में ही, जैसे ही हमारा पार्टीशन हुआ, उसके बाद से ही वॉर हो गई दोनों कंट्रीज के बीच में कश्मीर को लेकर। अब जो कश्मीर था उसका कुछ हिस्सा जो था उस पर पाकिस्तान ने इलीगली अपना कब्जा कर लिया था। अब उसको बोला जाता है पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर। वो कुछ हिस्सा पाकिस्तान के पास चला गया था उसी दौरान, और जो बचा हुआ हिस्सा था वो इंडिया के पास था। अब ये जो दोनों जगह हैं, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर और जम्मू एंड कश्मीर जो इंडिया में है, इसको एक लाइन सेपरेट करती है। उस लाइन का नाम है LOC। अब 1965 में भी एक वॉर हुआ और उस वॉर में भी कश्मीर का जो इशू था वो अनरिजॉल्व रह गया। 1971 में भी वॉर हुआ था जिसको इंडिया जीत गई थी और बांग्लादेश का क्रिएशन हुआ था, बट कश्मीर का जो इशू था इट रिमेन्ड अनरिजॉल्व्ड। बाकी स्ट्रैटेजिक कॉन्फ्लिक्ट्स भी इंडिया और पाकिस्तान के बीच में होते रहे हैं, जैसे कि सियाचिन ग्लेशियर के ऊपर कॉन्फ्लिक्ट रहा है। दोनों ही कंट्रीज क्लेम करती है उसके ऊपर कि उनका कंट्रोल उस एरिया के ऊपर है। आर्म रेस भी इंटेंसिफाई हो गई थी, मतलब दोनों कंट्रीज आर्म कंपटीशन कर रहे थे, वेपन्स का कंपटीशन कर रहे थे कि हमारे पास ज़्यादा न्यूक्लियर वेपन्स है, हमारे पास ज़्यादा मिसाइल्स है 1990s के दौरान। अब इसी दौरान क्या हुआ, 1998 में इंडिया ने अपना न्यूक्लियर टेस्ट कंडक्ट कर दिया पोखरान के अंदर। अब इसको देखते देखते पाकिस्तान ने भी रिस्पॉन्ड किया और अपना न्यूक्लियर टेस्ट चगाई हिल्स में कंडक्ट कर दिया। अब इससे क्या पता चला कि दोनों कंट्रीज के बाद अब न्यूक्लियर वेपन्स आ गए थे। और अब साथ में जो दोनों कंट्रीज है ना, वो एक दूसरे को शक की निगाहों से देखती हैं, मतलब सस्पिशियस हैं एक दूसरे को लेकर। इंडिया बार बार ये अक्यूज करता रहा है कि जो पाकिस्तान है वो इंडिया के अंदर हो रहे टेररिज्म को बढ़ावा देता है, उसको सपोर्ट करता है, आर्म्स से ट्रेनिंग देता है, मनी देता है उसको। मतलब जो कश्मीर में मिलिटेंट्स हैं उसको भी सपोर्ट करता है पाकिस्तान, बाय गिविंग देम आर्म्स, बाय गिविंग देम ट्रेनिंग, बाय गिविंग देम मनी। साथ में जो प्रो खालिस्तानी मिलिटेंट्स थे 1985 और 1995 के बीच में, उसको भी पाकिस्तान ने एड किया था, ऐसा इंडिया का दावा है। साथ ही में जो ISI है, जो पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसी है, वो भी इन्वॉल्व रहती है इंडिया में एंटी इंडिया एक्टिविटीज़ को प्रमोट करने में नॉर्थ ईस्ट इंडिया के अंदर। और ये ऑपरेट कहाँ से करते हैं, ये बांग्लादेश और नेपाल से ऑपरेट करते हैं। अब आइए देखते हैं आगे और क्या क्या कॉन्फ्लिक्ट्स रहे हैं इंडिया और पाकिस्तान के बीच। अब जो इंडिया और पाकिस्तान है उसके बीच में ना वाटर शेयरिंग, रिवर वाटर शेयरिंग के बीच में भी ना कॉन्फ्लिक्ट रहा है, प्रॉब्लम्स रही है। 1960s तक तो दोनों के बीच में बहुत आर्गुमेंट रहता था, रिवर वाटर, इंडस बेसिन की जो रिवर्स हैं उसका पानी किसके पास जाएगा। फिर क्या हुआ, वर्ल्ड बैंक ने ना इंटरवीन किया और इंडिया और पाकिस्तान ने साइन करा इंडस वाटर्स ट्रीटी। ओके, 1960 में ये साइन हुआ और वर्ल्ड बैंक ने बीच में इंटरवीन करा और ये जो प्रॉब्लम था, रिवर डिस्प्यूट था, इसको रिजॉल्व किया। बहुत सारे हमारे कॉन्फ्लिक्ट्स रहे, मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट्स, बट तब भी ये जो ट्रीटी है ये जो है वो अच्छे से चल रही है। हाँ, थोड़े बहुत डिसएग्रीमेंट्स रहे हैं, बट ये ट्रीटी अभी भी अच्छे से बरकरार है। साथ ही साथ सर क्रीक डिस्प्यूट, रन ऑफ कच्छ में एक एरिया है उसके ऊपर भी डिस्प्यूट रहा है। मतलब अभी भी ना डिसएग्रीमेंट्स रहे हैं, प्रॉपर डिमार्केशन ऑफ बाउंड्रीज, मतलब अभी भी अच्छे से डिमार्केशन नहीं हुई है बाउंड्री लाइन की। कहाँ पर, सर क्रीक में, जो रन ऑफ कच्छ के अंदर एक जगह है। अब ऐसे ही सेटलमेंट्स हो रही हैं दोनों कंट्रीज के बीच में, ऑनगोइंग नेगोशिएशंस चल रही हैं, अभी भी हम कंटिन्यू हैं बातें और नेगोशिएशन दोनों कंट्रीज के बीच में, ताकि ये सारे इश्यूज को हम रिजॉल्व कर पाएं। तो यही था इंडिया और पाकिस्तान के बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स। आगे हम देखेंगे इंडिया एंड इट्स अदर नेबर्स। इंडियाज रिलेशन विद नेबर्स। अब बाकी जो इंडिया के नेबरिंग कंट्रीज हैं उनके साथ कैसा इंडिया का रिलेशन है वो हम देखते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं बांग्लादेश के साथ इंडिया का कैसा रिलेशन है। तो वाटर शेयरिंग डिस्प्यूट्स रहा है इंडिया और बांग्लादेश के बीच में, गंगा और ब्रह्मपुत्र रिवर के बीच में। साथ में इलीगल इमिग्रेशन का भी इशू रहा है। बांग्लादेश से काफ़ी सारे इलीगल इमिग्रेट्स जो हैं वो इंडिया में आते हैं,
तो ये एक प्रॉब्लम रहा है। साथ में इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन जो है वो इम्प्रूव हुआ है, ट्रेड में, कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स में इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन इम्प्रूव हुआ है। 2015 में लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट भी साइन हुआ था दोनों कंट्रीज के बीच में। अब बात कर लेते हैं नेपाल के साथ कैसा रिलेशन है। ओपन बॉर्डर पॉलिसी है बट पॉलिटिकल टेंशंस रहते हैं, मतलब दोनों कंट्रीज के बीच में ओपन बॉर्डर है, इससे वीजा फ्री है दोनों कंट्रीज के बीच में जाना, बट पॉलिटिकल टेंशंस रहते हैं। नेपाल अक्यूजेस इंडिया ऑफ इंटरफेरेंस इन पॉलिटिक्स, मतलब नेपाल ऐसा अक्यूज करता है कि जो इंडिया है वो उनकी पॉलिटिक्स में इंटरफेयर करती है। साथ में जो मॉइस्ट इंसर्जेंसी हुई थी नेपाल के अंदर, उसके लिंक जो थे वो इंडिया का जो नक्सलाइट मूवमेंट है उससे जोड़े जा रहे थे। अब बात कर लेते हैं भूटान की। भूटान के साथ इंडिया का बहुत ही पीसफुल रिलेशनशिप है। जॉइंट हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स है, मतलब हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स में जॉइंट उन दोनों की साझेदारी है। साथ में भूटान ने हेल्प किया था इंडिया को इन इंसर्जेंस इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया, मतलब जो नॉर्थ ईस्ट इंडिया में इंसर्जेंसी आ रही थी उसको सॉल्व करने के लिए भूटान ने काफी हेल्प करी थी इंडिया की। अब हम बात कर लेते हैं श्रीलंका के साथ इंडिया का कैसा रिलेशन रहा है। तो तमिल इशू पर दोनों ही कंट्रीज के जो रिलेशन था उस पर स्ट्रेन आ गए थे, मतलब कि जो तमिल्स थे श्रीलंका के अंदर, दे वर पॉलिटिकली अनहैप्पी एंड दे वर बीइंग किल्ड। तो इट कॉज स्ट्रेन इन द रिलेशन ऑफ इंडिया एंड श्रीलंका। साथ में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन हुआ था दोनों कंट्रीज के बीच में, और 2004 में इंडिया ने जो था पोस्ट सुनामी रिलीफ भी दिया था श्रीलंका को। अब हम बात कर लेते हैं मालदीव्स के साथ हमारा कैसा रिलेशन था। तो मालदीव्स जो है वो एक आइलैंड नेशन है। इंडिया ने उसकी हेल्प करी थी टू स्टॉप अ कूप अटेम्प्ट इन 1988। 1988 में वहां पर इन्वेजन हो रहा था, तख्ता पलट हो रही थी मालदीव्स में। तो इंडियन एयरफोर्स एंड नेवी ने क्विकली रिएक्ट किया था एंड दे हेल्प्ड हिम, मतलब हमने मालदीव्स की हेल्प करी थी। इकोनॉमिक एंड सिक्योरिटी कॉर्पोरेशन भी दोनों कंट्रीज के बीच में है। इंडिया हैज आल्सो कंट्रीब्यूटेड टुवर्ड्स आइसलैंड्स इकोनॉमिक डेवलपमेंट, टूरिज्म एंड फिशरीज, मतलब इंडिया से काफी सारे टूरिस्ट जो हैं वो मालदीव्स जाते हैं, एंड साथ में इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड फिशरीज में भी इंडिया ने मालदीव्स की हेल्प करी है। पीस एंड कोऑपरेशन, तो हम देखते हैं कि क्या ये जो सारी कंट्रीज थी ये लड़ती रहती थी एक दूसरे से, सारी नेबरिंग कंट्रीज, हमने क्योंकि देखा कि कितने सारे कॉन्फ्लिक्ट्स रहे, कितने सारे डिस्प्यूट्स रहे सारी नेबरिंग कंट्रीज में, बट ऐसा नहीं था। डिस्पाइट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट साउथ एशियन नेशंस को ये रियलाइज हुआ कि कितना जरूरी है फ्रेंडली रिलेशनशिप और कॉर्पोरेशन मेंटेन करना। तो इसी दौरान क्या हुआ, उन्होंने एक कॉर्पोरेशन बनाया जिसका नाम था साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कॉर्पोरेशन, जिसको सार्क भी कहा जाता है। इट वॉज स्टेब्लिश्ड इन 1985 एंड इट वॉज अ मल्टीलेटरल कॉर्पोरेशन। इसकी मेंबर कंट्रीज जो थी वो थी इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका, भूटान एंड मालदीव्स। What was its aim? So its aim was regional cooperation in trade, education, security and development. But जो ये सार्क था ये ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं हो पाया, it was limited सक्सेस, क्योंकि जो पॉलिटिकल टेंशंस थी मेंबर कंट्रीज के बीच में वो कम नहीं हो रही थी, इसकी वजह से सार्क ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं हो पाया। इसके बाद अब नया चैप्टर स्टार्ट होता है इन द एरा ऑफ पीस एंड कॉर्पोरेशन बिटवीन साउथ एशियन कंट्रीज। फिर एक नया कॉर्पोरेशन बनाया गया, इसका नाम रखा गया साफ्टा। साफ्टा का फुल फॉर्म है साउथ एशियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। इट वाज साइंड इन 2004 and it came into effect on 1 January 2006, and it aimed to create free trade zones in South Asia by lowering tariffs। मतलब जो साउथ एशियन कंट्रीज हैं उनके बीच में हम फ्री ट्रेड जोन्स बनाएंगे और जो टैरिफ्स हैं, ट्रेड टैरिफ्स हैं, उसको 20% तक कम कर देंगे बाय 2007, ऐसा इनका एम था। साथ में चैलेंजेस क्या क्या आए, ये चैलेंज आए कि जो स्मॉलर कंट्रीज थी उनको ये डर था कि इंडियन इकोनॉमी इतनी बड़ी है उसका डोमिनेंस हो जाएगा साफ्टा के ऊपर। और साथ में इंडिया के अंदर भी कुछ ऐसे लोग थे जो कहते थे कि साफ्टा बनाना इज अ अननेसेसरी थिंग, क्योंकि इंडिया के तो ऑलरेडी बायलैटरल एग्रीमेंट्स हैं भूटान, नेपाल और श्रीलंका के साथ। तो अब हम आगे देखते हैं इंडिया एंड पाकिस्तान के बीच में क्या क्या पीस एफर्ट्स आए। तो डिस्पाइट ऑफ गोइंग ऑनगोइंग टेंशंस, efforts have been made to build peace through, मतलब बहुत सारी टेंशन चल रही थी बट उसके बाद भी हमने एफर्ट्स करे कि हम पीस मेंटेन करें दोनों कंट्रीज के बीच में। कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स टू रिड्यूस वॉर रिस्क, पीपल टू पीपल एक्सचेंज, सोशल एक्टिविज्म, डिप्लोमेटिक समिट्स, सोशल एक्टिविज्म हो रहा था, पीपल टू पीपल एक्सचेंज, पीपल यूज टू गो
टू पाकिस्तान एंड पीपल यूज टू कम टू इंडिया, ऐसे पीपल का एक्सचेंज हो रहा था, सोशल एक्टिविज्म हो रहा था, बस रूट चलाई गई थी दोनों कंट्रीज के बीच में, ट्रेड एग्रीमेंट्स हो रहे थे दोनों कंट्रीज के बीच में, इजी वीजा प्रोसेस कर दिया गया था, जो हालांकि अभी थोड़े टाइम के लिए हमने रिवर्स कर दिया है क्योंकि टेंशन्स फिर से बढ़ गई हैं। रोल ऑफ एक्सटर्नल पावर्स इन साउथ एशिया, साउथ एशिया रीजन में एक्सटर्नल पावर्स का क्या रोल है वो हम इसमें देखेंगे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं चाइना की। इंडिया चाइना का जो रिलेशन है वो बीते 10 सालों में इम्प्रूव हुआ है। हालांकि चाइना जो है वो क्लोज टाइज मेंटेन रखता है पाकिस्तान के साथ, और इसी वजह से इंडिया जो है वो इस बात पर कंसर्न रहता है। इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन इंडिया और चाइना के बीच में भी रैपिडली ग्रो हुआ है सिंस 1991 के बाद से। यूनाइटेड स्टेट्स की बात कर लेते हैं। पोस्ट कोल्ड वॉर के बाद से, आफ्टर कोल्ड वॉर के बाद से ही यूएस जो है वो साउथ एशिया के जो रीजन है वहां पर अपना इन्वॉल्वमेंट इंक्रीज कर दिया था उसने। मेंटेन्स गुड रिलेशन विद बोथ पाकिस्तान एंड इंडिया, इंडिया और पाकिस्तान दोनों के साथ ही यूएस का जो है वो बहुत अच्छा रिलेशन है एंड एक्ट एज मेडिएटर। इकोनॉमिक ग्रोथ एंड लार्ज साउथ एशियन डायस्पोरा मेक द रीजन स्ट्रैटेजिकली इंपॉर्टेंट फॉर द यूएस। इकोनॉमिक ग्रोथ के नजरिए से और जो बहुत बड़ा लार्ज साउथ एशियन मार्केट है उसके नजरिए से भी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा बन जाता है यूएस के लिए, ठीक है, स्ट्रैटेजिकली। अब हम बात कर लेते हैं फ्यूचर ऑफ साउथ एशिया। अब जो साउथ एशिया है, वेदर इट रिमेन्स अ कॉन्फ्लिक्ट प्रोन और इवॉल्व्स इनटू अ रीजनल ब्लॉक, इट विल डिपेंड ऑन इंटरनल पॉलिटिक्स डिसीजंस देन एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेस। मतलब ये कहना चाहते हैं कि साउथ एशिया का जो रीजन है वो वेदर कॉन्फ्लिक्ट प्रोन रहे या whether it remain regional bloc or it remain conflict prone, it depends on internal political decisions। मतलब internally हम क्या decisions लेते हैं उस पर ये ज़्यादा depend करता है rather than external influences। तो आपका चैप्टर यहीं ख़त्म होता है। आई होप यू लाइक द वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारी वीडियो लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर की वीडियो के साथ। आई होप यू लाइक द वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। बाय बाय।